हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदेव सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नामदी में। जैसा कि पता आपको, अपना कक्षा 10 का चैप्टर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्या चल रहा है, जिसमें अपने एक्सरसाइज 2.4 तक उसको कर लिया था। तो जो आज अपनी क्लास रहने वाली, उसमें जो प्रश्नावली 2 की जो विविध प्रश्नावली है उसको अपने हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आइए करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में? कह रहा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताना है। अपने को ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 4 और 6। इनमें से बताना है कि जो 196 के जो है अभाज्य गुणनखंड होगा, उनके जो घातों का योगफल होगा वो इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले अपने 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। तो अगर मैं 196 के अभाज्य गुणनखंड की बात हो तो मेरे पास कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 आ गया। या यूँ लिखें 2 की घात 2, यानी कि 2 2 बार आया, और 7 भी कितनी बार है? 2 बार आया। अब इनकी घातों का योगफल बताना है। कौन से के? अभाज्य गुणनखंड की। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और इनकी घातों का योगफल देख लेते हैं। अब इसमें 2, इसमें भी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2। कह रहा है दो संख्याओं को यदि m बराबर p q की क्यूब तथा n बराबर p क्यूब q स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, तब mn का महत्तम समावर्तक बताइए। यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी कि मैथ्स है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? HCF भी बोलते हैं, बताना। और यहाँ पर p और q क्या है? अभाज्य संख्याएं। अपने को कोई दो संख्याएं दे रखी है। एक तो m बराबर कितना दे रखा है? p q की क्यूब, और एक n बराबर क्या दे रखा है? p की क्यूब और q की स्क्वायर। तो अपने को m बराबर कितना दिया है? पी क्यू की क्यूब, और n बराबर दे रखा है पी क्यू और q की स्क्वायर। अपने को HCF ज्ञात करना है। किस किस का? जो ये m और n दे रखा है, इसका क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। और HCF मैंने बताया आपको कैसे ज्ञात करते हैं। जो इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं और जो उसकी सबसे कम घात होती है, जो उनका गुणनफल होता है, वही क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ पर देखेंगे m के जो अभाज्य गुणनखंड वो क्या है? p और q है, और इसमें p की घात 1 है, इसमें p की घात क्या है? 3 है। तो p की सबसे कम घात कितनी है? p की घात 1। और इसमें देखेंगे तो q की घात 3 है, और इसमें q की घात कितनी है? 2। तो q की कम घात किसमें है? इसमें। तो पी क्यू का स्क्वायर। तो जो इन दो संख्याएं दे रखी है अपने को, तो इनका HCF कितना आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसे किसी को नहीं समझ में आया तो इसको करने का एक और तरीका भी, आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अपने देखो दे रखा है पी और क्यू क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया p बराबर 2 मान लिया, और q बराबर क्या मान लिया? 3 मान लिया, क्योंकि अभाज्य संख्या दे रखी है। तो m बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? m बराबर मेरे पास कितना है? पी क्यू की क्यूब है। p की जगह मैंने कितना माना है? 2। q की जगह कितना माना है? 3। तो 3 की घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और n बराबर अपने को कितना दे रखा है? पी क्यूब, q की स्क्वायर दे रखा है, और p का मान मैंने कितना माना है? 2 माना है। 2 की घात 3 और q की घात 2। q की जगह कितना है? 3 की घात 2। अब मैं बात करूँ HCF की। किस किस की? m और जो n दे रखा है, जो इसका HCF होगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे कम घात 2 की सबसे कम घात कितनी है? 2। और 3 की सबसे कम घात कितनी है? 3 की घात 2। तो इसको हल करेंगे तो 3 की घात 2 कितना होता है? 9 होता है। तो ये कितना आ गया? 2 गुणा 9 बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो अपने को इनमें से वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें अपने p बराबर 2 और q बराबर 3 रखें, तो अपने पास कितना आ जाए? 18 आ जाए। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे p की घात 2, यानी कि 2 का घात 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। q की घात 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए p की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो 27 को 8 से गुणा करेंगे तो ये भी 18 नहीं आ सकता। तो अब इसमें देखेंगे अपने p की जगह कितना रखना है? 2, और 3 की q की जगह 3 रखना है। तो 3 की घात 2 कितना? 9। 9 दूनी 18। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला। तो आप अगर ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू लेके चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वो आप वैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3 में? कह रहा है 95 और 152 का अपने को महत्तम समावर्तक देने के अपने को HCF बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में बताना है अपने को 95 और 192 का HCF क्या होगा। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो 95 के अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करूँ तो पहले 5 का भाग लेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 19 बार जाएगा।
फिर 19 में 19 का भाग लेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो अगर मैं 95 के अभाज्य गुणनखंड की बात करूँ तो कितना आ गया मेरे पास, 5 गुणा 19 आ गया। अब मेरे को किसके गुणनखंड करने हैं अभाज्य, 152 के। तो 152 के अपने अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 1 बचेगा और 2 6 का 12, 6 अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर 19 में 19 का भाग लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया और गुणा में कितना, 19 आया। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF किसका, 95 और 152 का। तो HCF क्या होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो वो गुणनखंड इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, और उसकी जो सबसे कम घातों का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, HCF होता है। अब इनमें सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं कौन कौन सा, 19 इसमें भी और 19 इसमें भी, और 19 की सबसे कम घात कितनी है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 2 नंबर ऑप्शन। तो 95 और 152 का HCF कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है अपने को 1080 और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि अपने को क्या दिया है, HCF दिया है। कितना दिया है, 30 दिया है। तो उनका अपने को लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM ज्ञात करना है, इनमें से क्या होगा। तो पीछे अपने पिछली क्लासों में अपने सीखा था, यदि कोई दो संख्याएँ हैं तो उन दो संख्याओं का HCF और जो LCM होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो HCF और LCM होता है, यदि उन दोनों LCM और HCF का गुणा कर दें वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर अपने को HCF दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और LCM अपने को ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दे रखा है अपने को, 1080 दे रखा है। तो आगे इसको यहाँ पे हल करेंगे तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 1080 बटा में कितना आ जाएगा, ये 30 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 0 से 0 कटेगी तो अपने कितना बचेगा, 108 बटा 3 और 108 में 3 का भाग लेंगे तो 36 दिया कितना होता है, 108। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। किसका, इसमें दो संख्या का गुणनफल 1080 दिया था, HCF 30 दिया था और जो LCM होगा वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। वो किस प्रकार से आएगा तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5 में कि कोई संख्या दे रखी है अपने को 441 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अपने को बताना है शांत होगा या अशांत होगा। अभी 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा इनमें से ऑप्शन है सही है। तो अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि कोई संख्या अगर प्रीमेय संख्या तो अपने उसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। उसके बाद अपने पढ़ा था जो उसका प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। शांत कब होता है, जब इसके हर के गुणनखंड, हर के कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हों और m और n क्या हों, कोई धनात्मक पूर्णांक होते हैं। m और n क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यदि कोई प्रीमेय संख्या P बटा Q के रूप में दे रखी है, यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे तो उसका प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। यदि ऐसा उसका जो हर के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार के नहीं होते, यानी कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं होते, तो स्थिति में जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात ध्यान में होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो अब इसमें देखते हैं जिस संख्या दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, 441 बटा में या 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 7 और गुणा में 7 की घात 2। अब देखो इसका प्रसार देखें शांत होगा या अशांत होगा, उसके लिए यहाँ पर इसके हर में देखें 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी कोई अतिरिक्त गुणनखंड है वो क्या है, 7 है। तो इस स्थिति में जो इसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। यदि ये संख्या इस तरह से होती है अपने पास 441 बटा में 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7, यानी कि 2 की घात m और 5 की घात n का रूप, यानी कि इतनी संख्या होती तब ये शांत होता, क्योंकि जो हर में गुणनखंड है वो 2 और 5 के अलावा कोई है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे 2 के और 5 के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी है, इसलिए जो इसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कोई प्रीमेय संख्या दे रखी है अपने को 43 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। कह रहा है कि दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंक पश्चात अंत होगा, यानी कि अपने को बताना दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कितना 43 बटा अपने को क्या दे रखा है 2 की घात 2 और गुणा में कितना 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 2 दे रखा है और यहाँ पर 5 की घात 3 दे रखा है। अगर यहाँ पर भी मैं 2 की घात 3 बना लूँ, यानी कि 2 की घात 3 बनाने के लिए मैंने ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया।
तो इसको 2 से गुना किया तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की घात 3 आ जाएगा और गुणा में 5 की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे यहाँ पर 86 बटा, अब मैंने आपको बताया था कि यदि x की घात m गुणा y की घात m है तो बराबर में क्या हो जाता है x गुणा y की घात m होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 है तो यह क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ यूँ कहें 86 बटा 5 दूनी 10 और 10 की घात कितना 3 और 10 की घात कितना होता है 1000 होता है। कितना होता है 1000 होता है। तो मेरे पास कितना आ गया 86 बटा 1000, यानी कि 86 में अपने को किसका भाग लगाना है 1000 का भाग लगाना है, यानी कि अपने को 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है। 3 छोड़ के, क्योंकि बटा में कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 86, यहाँ पर 0 और पॉइंट 0। तो दशमलव के बाद कितने अंक तक है देखो 1 2 3, तो 3 अंक तक जाने के बाद ये भाग क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। यानी कि 43 में यदि 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.086 आ जाएगा। यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक तक गया ये 3 अंक तक गया। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए अपने करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है क्या सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी वह होगी। यानी कि कह रहा है अपने को कोई संख्या दे रखी है रूट 27, इसको किसी संख्या से गुणा करना है। लेट से मैंने मान लिया x, तो बराबर में अपने को संख्या मिलनी चाहिए। कौन सी संख्या मिलनी चाहिए प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए। कौन सी संख्या मिलनी चाहिए प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या अपने को पता है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर वो क्या होती है 1 2 3, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली इस प्रकार जो संख्या होती है वो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या होती है। तो अपने को बताना है कि जो x वो संख्या क्या होगी यदि अपने रूट 27 को x से गुणा करें तो बराबर में कोई नेचुरल नंबर अपने को क्या हो जाए प्राप्त हो जाए। तो अब देखते हैं तो वो x क्या हो सकता है अपने 3 भी हो सकता है रूट 3 9 या 3 रूट 3 में से वो क्या होगा। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो अब रूट 27 की बात करूँ मैं, तो जो रूट 27 है तो इसको मैं रूट 27 को अपने क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं 9 गुणा 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे को पता है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 रूट 3 लिख सकता हूँ। अब जो ये 3 रूट 3 है इसको अपने को कौन सी संख्या बनानी है प्राकृत संख्या बनानी है। प्राकृत संख्या बनानी है यानी कि अपने को वर्गमूल को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए तो मैं इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, मेरे को रूट 3 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो क्योंकि रूट को जब रूट से गुणा करते हैं तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है। यानी कि यदि रूट के अंदर x है गुणा में रूट के अंदर x है तो ये रूट हट जाता है, आंसर क्या आ जाता है x आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 तो है मेरे पास। अब रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूँ तो रूट तो हट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 को 3 से गुणा करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अपने रूट 27 को किससे गुणा किया x, वो x क्या था रूट 3, यानी कि अपने को रूट 3 से गुणा करना पड़ा तब जाकर अपने को कोई प्राकृत संख्या मिली। तो अपने को यही बताना था कि वो न्यूनतम संख्या बतानी है जिसको यदि रूट 27 से गुणा करेंगे तो अपने को कौन संख्या मिल जाए प्राकृत संख्या मिल जाए। और मेरे को पता है प्राकृत संख्या किस तरह से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से जो संख्या होती है वो कौन सी होती है प्राकृत संख्या होती है। तो मैंने मान लिया रूट 27 को मैंने किससे गुणा किया x से गुणा किया, तो वो x क्या है मैंने देखा तो वो x अपने पास क्या आया रूट 3 आएगा। 27 को मैंने तोड़ कर लिखा तो 9 गुणा 3 और 9 का वर्गमूल क्या तो 3 होता है, 3 रूट 3 आ गया। मेरे को रूट 3 को उठाना है। रूट 3 को उठाने के लिए मेरे को रूट 3 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूँ तो मेरे पास 3 आएगा और 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 9 आएगा। और ये 9 क्या है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर है। कौन सा है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो अपने को रूट 3 से क्या करना पड़ा गुणा करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न संख्या 7 आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है यदि दो प्रीमेय संख्याओं के लिए HCF एलसीएम बराबर हो तो वो संख्याएं होनी चाहिए, कह रहा है भाज्य होनी चाहिए या समान होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए या सह अभाज्य होनी चाहिए। तो जब भी दो प्रीमेय संख्याओं का HCF एलसीएम समान होगा तो वो संख्याएं क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने, तो प्रीमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो प्रीमेय संख्याओं के लट से मैंने मान लिया कोई संख्या 5 है और दूसरी संख्या मैंने एक और मान ली 5, क्योंकि मेरे को पता है 5 कौन सी संख्या है प्रीमेय संख्या ये है 5 है। प्रीमेय संख्या की 5 के बटा में क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो दो प्रीमेय संख्या मैंने मान ली, तो वो मैंने संख्या क्या मान ली 5 और 5 मान ली। अब मैं HCF ज्ञात करूँ किस किस का HCF ज्ञात करूँ 5 और 5 का, तो मेरे पास कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। और जो LCM ज्ञात करूँ 5 और 5 का तो भी मेरे को क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। यानी कि HCF और LCM बराबर आए कब आए जब ये दोनों संख्याएं क्या है समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यदि दो प्रीमेय संख्याओं का HCF और LCM समान है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 9। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में क्या यदि a और 18 का LCM कितना 36 दे रखा है, यदि और a और 18 का जो HCF है वो कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो अपने को a का मान बताना है, इनमें से क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा या
4 होगा। अब मैंने आपको बताया था यदि कोई दो संख्याएं ए और बी है, यदि इनका एचसीएफ निकालें और जो एलसीएम निकालें, यदि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने आपको पीछे बात बताई हुई है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपने को दो संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, एक तो ए दे रखी है और एक 18 दे रखी है, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, एक तो ए दे रखी है और एक क्या दे रखी है, 18 दे रखी है। अब यहाँ से देखेंगे तो 36 गुणा 2, अब ए के गुणा में 18 तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बराबर मेरे पास कितना बचेगा, ए बचेगा। अब 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आइए अब करते हैं प्रश्न संख्या 10। कह रहा है प्रश्न संख्या 10 में यदि n एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या मेरे को पता है कौन कौन सी होती है, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। n अपने को एक प्राकृत संख्या दे रखी है और तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को इकाई के अंक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मेरे का 76 और इसमें से मेरे को घटाना है 22 घटाना है। यदि 76 में से मैं 22 घटाऊँ तो मेरे पास 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 में 2 होगा 5। अब मैं पूछूं अगर 76 में से 22 घटाया तो मेरे पास इकाई का अंक कितना आया, तो जो इधर वाला नंबर होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना 4 है। इसी तरह से और उदाहरण की बात कर लेते हैं। मैं कहूँ 84 में से अगर 31 घटाएं तो मेरे को इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो 84 में से 31 घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 53 आया। तो जो लास्ट वाला अंक होता है यानी कि जो इधर वाला अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। यानी कि इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, 3। इसी तरह से अपने को इसमें बताना है जो कि 6 की घात n और माइनस 5 की घात n है, इसमें जो इकाई का अंक होगा वो इनमें से क्या होगा। और n अपने को पता है क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या दे रखा है। तो अब देखो अब अपने को पता है जो 6 की घात 1 होता है वो क्या होता है, 6 होता है। 6 की घात 2 होता है वो कितना होता है, 36 होता है। और 6 की घात 3 होता है वो कितना होता है, 216 होता है। इसी तरह से 5 की घात 1 की बात करूँ तो 5 होता है। 5 की घात 2 की बात करूँ तो कितना होता है, 25 होता है। 5 की घात 3 की बात करूँ तो मेरे पास कितना होता है, 125 होता है। ये बातें अपने को पता है। तो अब देखो कह रहा है 6 की घात n माइनस 5 की घात है। अब n कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, यदि 6 की कुछ भी घात करेंगे तो जो उसका इकाई का अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 6 ही आएगा। यदि 6 की घात आगे 4 करेंगे तो लास्ट वाला इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 6 की घात अपने 100 करेंगे तो लास्ट जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसी तरह से 5 की कुछ भी घात करेंगे तो जो उसका इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। अब n का मान कुछ भी रख लें, n का मान कुछ भी रखेंगे तो 6 की घात n और माइनस 5 की घात जो n है, अब n का मान कुछ भी रखेंगे तो 6 की घात कुछ भी हो तो जो उसका इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, यानी कि जो लास्ट वाला अंक है वो हमेशा ही क्या आएगा, 6 आएगा। अगर माइनस 5 यानी कि n का मान कुछ ही रखेंगे और 5 की घात कुछ भी करेंगे तो इसका हमेशा ही जो लास्ट वाला अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 में से 5 घटाएंगे तो यानी कि लास्ट वाला जो इकाई का अंक आएगा वो अपने पास क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 10 आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 11। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 11 में, कह रहा है यदि p बटा q 0 नहीं है, एक प्रीमिय संख्या दे रखी है और q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि p बटा q हो क्या हो, 7 हो। तो आइए इसके हल की बात करते हैं अपने। तो अपने को प्रतिबंध ज्ञात करना है कि q के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए कि जो p बटा q है कौन सी दशमलव हो, 7 हो। तो अपने को पता है यदि 7 कब होता है, यदि कोई प्रीमिय संख्या 7 कब होती है, जिसके q के जो है बचे गुणनखंड वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हो। और m और n क्या होते हैं यहाँ पर, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अपने p बटा q में q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे p बटा q का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और m और n क्या है यहाँ पर लिख देंगे, m व n पूर्णांक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ये तो अपने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि p बटा q का जो दशमलव प्रसार होता है वो 7 कब होता है, जब इसके जो हर के जो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो कैसे हो, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप क्यों। बस वही अपने को एक लाइन लिखनी थी कि जो इसके q के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m 5 की घात n के रूप के होने चाहिए, जिससे जो p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जहाँ पर m और n क्या है, पूर्णांक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न संख्या 11 आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं करते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दे रखा है कि सरल करके
करके बताइए कि जो ये संख्या दे रखी है ये प्रिम में है या अप्रिम है। तो आइए इसके हल की बात करते हैं अपने। तो जो संख्या दे रखी है उसको लिख रहा हूँ मैं, क्या दे रखा है 2√45 प्लस में 3√20 बटा में कितना 2√5 दे रखा है। तो इसको हल करेंगे अपने। तो 2√45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 9 गुणा 5 लिख सकते हैं अपने। तो 3 गुणा 20 को अपने क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। बटा में कितना दे रखा है 2√5 दे रखा है। तो इसको हल करेंगे आगे। 2 अब मेरे को पता है 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 3 होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। गुणा में कितना √5 प्लस में 3 गुणा 4 का वर्गमूल मेरे को पता है कितना होता है 2 होता है। और गुणा में कितना चल रहा है √5 और बटा में कितना दे रखा है अपने को 2√5 दे रखा है। तो अब आगे इसको हल करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6√5 और यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6√5 और बटा में कितना 2√5 दे रखा है। तो अब यहाँ से देखेंगे अपने। तो 6√5 और 6√5 कितना हो जाएगा 12√5 और बटा में कितना 2√5। अब √5 है तो √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12/2 बच गया और 12 में 2 का भाग लेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। और 6 को क्या लिख सकते हैं हमने 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं क्या P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो P पूर्णांक है और Q भी क्या है पूर्णांक है। तो लिख देंगे जो ये संख्या दे रखी है अपने को, कौन सी संख्या दे रखी है प्रिम संख्या दे रखी है, क्योंकि जो इसका मान है वो क्या है 6 है और 6 को अपने क्या लिख लिया 6/1 और 6/1 यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप। तो लिख देंगे अतः दी गई संख्या प्रिम संख्या है क्योंकि इसका मान 6 है, जिसका मान 6 है, जिसे हम P/Q अर्थात 6/1 लिख सकते हैं। जहाँ पर 6 भी क्या है पूर्णांक, 1 भी क्या है पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का रूप बनते ही वो संख्या कौन सी होती है प्रिम संख्या होती है। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 12। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो जो आज अपनी क्लास रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जो इसमें अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें जो आगे के जो बचे हुए प्रश्न उसको अपने हल करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।